राष्ट्रसंघ की स्थापना एवं उद्देश्य। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बहुत ही विध्वंसकारी सिद्ध हुए थे। अतः 8 जनवरी 1918 को जब विल्सन ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम रखा था, तब न्यायोचित आधार पर शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की कल्पना की गई थी। उसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। इसका राष्ट्र संघ का संविधान। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में गठित 19 प्रतिनिधियों की समिति द्वारा राष्ट्र संघ का संविधान तैयार किया गया। इसमें 26 धाराएं थी। राष्ट्र संघ के उद्देश्य: भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा और शांति की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना में वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायोचित व सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कर्तव्यपूर्ण रूप से पालन करना तथा पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना। राष्ट्र संघ के कुछ निम्न प्रकार से संगठन थे या इसके 3 प्रमुख अंग थे। पहला सभा या असेंबली, दूसरा परिषद अथवा काउंसिल, तीसरा सचिवालय। राष्ट्र संघ का सचिवालय का मुख्यालय जेनेवा में था। इसी के साथ राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 20 दिसंबर 1920 को हेग में की गई। प्रारंभ में इसमें 11 जज थे, लेकिन बाद में जजों की संख्या 15 हो गई थी। इसकी नियुक्ति असेंबली व काउंसिल द्वारा की जाती थी तथा इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता था। इसी प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी बनाया गया। इसका कार्यालय जेनेवा में था। इसकी स्थापना श्रमिकों की स्थिति सुधारना, पुरुष, महिलाओं व बच्चों के लिए कार्य करने की उपयुक्त मानवीय दशाओं को उपलब्ध करवाना था। इसके सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा से बनते थे तथा वे राष्ट्र जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे, वे भी इसके सदस्य बन सकते थे। पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में क्यों प्रारंभ हुआ? इसके कुछ प्रमुख कारण थे। वे इस प्रकार से थे: 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो इसी कारण यहाँ बसे यूनानी विद्वान, साहित्यकार और व्यापारी अपने समृद्ध एवं विस्तृत ज्ञान के भंडार के साथ इटली पहुँचने लगे थे। इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य की जन्मस्थली होने से वहाँ रोमन सभ्यता के अवशेष विद्यमान थे जो प्राचीन गौरव की याद दिला रहे थे। इटली में दी जाने वाली शिक्षा में धर्म के स्थान पर व्यापार में सहायक भौगोलिक ज्ञान को महत्व दिया जाने लगा था। इटली में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सामंतवाद नहीं पनपा था। यहाँ स्वतंत्र उदारवादी विचारधारा पनप रही थी। इटली की भौगोलिक स्थिति ने उसे व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध देश बना दिया था। इटली भूमध्य सागर के मध्य स्थित था। यह एशिया व यूरोप के मध्य व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। अतः यहाँ विचारों का आदान प्रदान होने से एक तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ। इटली के व्यापारी ने उसे एक समृद्ध व धनी देश बना दिया। वहाँ का धनी व्यापारी वर्ग शासकों की भांति साहित्यकारों और कलाकारों को प्रश्रय देने लगे थे और इसमें वे गर्व का अनुभव करते थे। इटली के फ्लोरेंस नगर में दांते, पेट्रार्क, बुकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, मैकियावेली और गिरबर्ती जैसे साहित्यकार व कलाकार रह रहे थे। इस व्यापारी संग्रह को ही जीवन सुखमय बनाने का आधार समझा जाने लगा था। वह इस व्यापारिक वर्ग ने धर्म से विमुख होकर विलासितापूर्ण जीवन जीने की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इटली में व्यापार केंद्रित नगर होने से मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने मध्यकालीन अंधविश्वासों, मान्यताओं और परंपराओं को दरकिनार कर राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की मांग प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभाई। पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पुनर्जागरण के कारण प्रादेशिक भाषाएं एवं लौकिक साहित्य के निर्माण को प्रमुखता से वरीयता दी जाने लगी। देशी व बोलचाल की भाषाएं अब साहित्यिक भाषाएं बन गई थी। पुनर्जागरण ने विश्व के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता पैदा की, जिससे नए नए देशों की खोज की प्रेरणा प्राप्त हुई। मानव और मानववाद ने पॉप और पारलौकिक सुख का स्थान ले लिया था। मनुष्य के सुख दुख, उनकी समस्याएं, आदर और समृद्ध जीवन के महत्व को केंद्र बिंदु मानकर जीवन के प्रति रुचि पैदा करने वाली विचारधारा को अपनाया जाने लगा। परलोक स्वर्ग की तुलना में इहलोक अर्थात पृथ्वी को अधिक से अधिक सुंदर व सुखमय बनाने का प्रयास हुआ। मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, साहित्य इत्यादि में मानवीय दृष्टिकोण के साथ संवेदनाओं को उचित स्थान दिया जाने लगा। अब साहित्यिक व स्थापत्य कृतियों, चर्च तथा पॉप के आदेशों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि मानव के सुख दुख को बीच में रखकर ही की जाने लगा था। पुनर्जागरण ने मजहबी परंपराओं को तोड़कर स्वतंत्र तार्किक चिंतन व बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया। अब वाद विवाद व तर्क ने प्रत्येक कार्य कारण के संबंधों में सत्यता की कसौटी पर परखना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक अन्वेषण व प्रयोगों को शिक्षा में महत्व दिया जाने लगा।
तथा नए नए नगरों का विकास या तथा बसना